प्रिय छात्रों, आज हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का अभिप्राय कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अभिप्राय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के उस भाग से है जो किसी वर्ष विशेष में देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को उनके प्रतिफल के रूप में वितरित किया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय किसी देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को प्राप्त प्रतिफलों का कुल योग होता है जो वर्ष विशेष में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ के रूप में चुकाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या हो गया? जो प्रतिफल मिले साधन को, जैसे भूमि को लगान मिला, श्रमिक को मजदूरी मिली, वेतन दिया गया, पूंजी को ब्याज दिया गया, उद्यमी को लाभ प्राप्त हुआ, तो इन सब का योग क्या कहलाता है? हमारे पास राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का मापदंड है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था को हम मापे देखें कि हाँ अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी सुदृढ़ है, तो उस अर्थव्यवस्था का मापदंड किससे लगाएंगे? राष्ट्रीय आय से, कि उस देश की राष्ट्रीय आय का स्तर किस प्रकार का है। उत्पादन के आकार प्रकार वृद्धि का सूचक है, कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अच्छी होगी वो अच्छा उत्पादन कर पाएगा। उसकी वृद्धि का सूचक है कि वृद्धि संभावित है कि उस देश की आगे चल के वृद्धि होगी, यानी भावी जो विकास की संभावना है उसकी है। तो भावी विकास की दिशा और प्रगति का मूल्यांकन करती है कि भविष्य में उस देश का विकास किस प्रकार का होगा, वो उसकी राष्ट्रीय आय के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्र से ही विकास की दिशा एवं स्तर ज्ञात होता है कि उस देश का विकास क्या होगा, उसका स्तर क्या होगा। तो इसका पता किससे लगाते हैं? हम राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से ही पता लगता है कि उस देश के विकास की गति किस प्रकार की होगी। राष्ट्रीय आय पर ही जीवन निर्भर करता है। यह आर्थिक कल्याण का आधार है। राष्ट्रीय आय क्या है? आर्थिक कल्याण का आधार। किसी भी देश के कल्याण को जो मापा जाएगा, आर्थिक कल्याण को, तो किसके आप मापेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का स्तर अच्छा है, इसका मतलब आर्थिक कल्याण भी अच्छा होगा। तो किसी देश की पूंजी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं से जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, इस संपूर्ण शुद्ध उत्पत्ति को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन कौन सी। तो यहाँ हम 3 विधियां लेंगे: उत्पत्ति विधि, प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि और परोक्ष किस्म की आय विधि। इसके साथ ही कुछ विधियां और जुड़ी है कि व्यय संगणना विधि, सामाजिक लेखांकन रीति और व्यावसायिक संगणना विधि। लेकिन इन प्रमुख ये 3 हैं। जो पहले हम देखते हैं कि उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि इसे जोड़े गए मूल्य की विधि भी कहते हैं। ठीक है, जोड़े गए मूल्य की विधि। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कुल उत्पत्ति का सकल मूल्य निकाल लिया जाता है कि सकल मूल्य की टोटल ग्रॉस मूल्य इसका कितना है। फिर उसमें से उत्पादन में लगाए गए साधनों के कुल मूल्य घटाया जाता है कि उत्पादन के साधनों का कितना मूल्य लगाया, तथा मूल्य ह्रास की राशि घटाई जाती है कि मूल्य ह्रास जो भी टूट फूट घिसा उठ होती है उसमें से घटा दी जाती है। तो कुल उत्पत्ति के मूल्य में से साधनों का मूल्य ह्रास की राशि घटाने से जो शुद्ध जोड़ा गया मूल्य बचता है उससे उस क्षेत्र की राष्ट्रीय आय में योगदान माना जाता है। तो भारत में कृषि, पशुपालन सहित वन उद्योग, मछली उद्योग, खनन उद्योग, पूंजी उद्योग और पंजीकृत क्षेत्रों में आय का अनुमान लगाने के लिए विशेष रूप से उत्पत्ति विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास आता है प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि। देखिए, प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि की यह विधि उन आर्थिक क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जिनके कर्मचारियों का प्रतिफल, ब्याज, लगान, लाभ, मूल्य ह्रास आदि के आंकड़े विभिन्न उपक्रमों के वार्षिक लेखों में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न साधनों की आय को जोड़कर उन क्षेत्रों की राष्ट्रीय आय का योगदान ज्ञात कर लिया जाता है। यह विधि रेल, विद्युत उपक्रम, हवाई परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र, सरकारी प्रशासन, प्रतिरक्षा जैसे क्षेत्रों में आय का अनुमान लगाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके वार्षिक लेखों में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष किस्म की कि जिनमें वार्षिक आंकड़े
प्रकाशित है, जिनमें पूरा हिसाब वार्षिक लगाया हुआ है कि कितने लोग हैं काम कर रहे हैं, कितने लोगों को कितनी इनकम दी गई, इनको पर मंथ कितना दिया गया, पूरे टोटल वार्षिक में कितना दिया गया। तो उन सब का योग लगा करके भी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये होती है प्रत्यक्ष किस्म की आय विधि। अब है परोक्ष किस्म की वो आय विधि। परोक्ष किस्म की आय विधि है कि इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम संबंधित क्षेत्र के लिए श्रम शक्ति का पता लगाया जाता है। पहले हम ये लगाते हैं कि जिस क्षेत्र के आय का अनुमान लगाना है उस क्षेत्र में कितने लोग हैं जो कार्यरत है, कितने लोग हैं जो श्रम कर रहे हैं या कहीं न कहीं जॉब में लगे हुए हैं, तथा सैंपलिंग सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय की सूचना एकत्रित की जाती है। फिर श्रम शक्ति को प्रति व्यक्ति आय से गुणा करके उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान ज्ञात कर लिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो हम ये लगाएंगे पूरा पता कि श्रम शक्ति कितनी है टोटल, और फिर ये लगाएंगे उसमें से कुछ सैम्पलिंग तौर पर, जैसे 50 जो वर्कर है उनके आंकड़े ले लिए, 100 वर्कर है जो उनके आंकड़े ले लिए, उनका औसतन लगाया कि भाई वो श्रमिक है जो कितने औसतन कितने कमाते हैं तो उनका औसत निकाला। औसत निकाल के उस औसत को जितने भी उस क्षेत्र के जो लोग काम करने वाले हैं श्रम शक्ति है उससे गुणा करके और उसका टोटल कर लिया जाता है। तो वो गुणा करके जो मान गुणनफल एक तरीके से आएगा वही उस क्षेत्र का क्या होगा, राष्ट्रीय आय में योगदान कहलाएगा। यह विधि गैर पंजीकृत क्षेत्रों में विनिर्माण, कुटीर उद्योग, जल आपूर्ति, असंगठित सड़क, जल परिवहन, व्यापार, होटल, अन्य सेवाओं की आय का अनुमान लगाने में इस विधि का, तो एक तरीके से परोक्ष किस्म की आय विधि कौन सी होगी, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया कि जिसके अंतर्गत किसी प्रकार के आंकड़े, जैसे कोई लेखा जोखा नहीं है, जिसको एक श्रमिक है थोड़ी देर खेती में काम कर लिया, उसके बाद दूसरी जगह काम कर लिया, कहीं कुटीर उद्योग में काम कर रहे हैं, तो वहाँ कोई नियमित क्रम से काम नहीं कर रहा। तो ऐसे क्षेत्रों में आय का अनुमान लगाने के लिए हम परोक्ष किस्म की आय विधि का प्रयोग करते हैं। एक है व्यय सगणना विधि। व्यय सगणना विधि में क्या होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर हम कुल व्यय करेंगे तो उसको व्यय के आधार पर भी उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब योग करके और हम इस व्यय सगणना विधि के माध्यम से भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। सामाजिक लेखांकन रीति या विधि, सामाजिक लेखांकन है कि समाज में जो इसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। या व्यावसायिक संगणना रीति है कि जिसके अंदर व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा जो भी कितना उत्पादन हुआ, कितना इसका बिक्री हुई, इसके माध्यम से भी आय का अनुमान लगा सकते हैं। अब हमारे सामने आता है कि राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ, यानी कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना हम राष्ट्रीय आय को मापने में करते हैं। तो देखिए इसमें राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कुछ सैद्धांतिक कठिनाइयाँ दी है तो कुछ सांख्यिकी कठिनाइयाँ, जैसे आर्थिक क्रियाओं को परिभाषित करने में कठिनाइयाँ। ये पहले ये होता है आर्थिक क्रिया कि हम राष्ट्रीय आय में किसको लेते हैं कि जो वस्तुएं सेवाएं बाजार में बेचने के लिए आई है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो हमारे पास वो है ये है कि आर्थिक क्रिया को किसको माने कि ये आर्थिक क्रिया है, ये अनार्थिक क्रिया है। जैसे हम ये देखते हैं कि किसी ने अपने किचन गार्डन के अंदर सब्जियां बो रखी, वो बाजार में बेचने के लिए नहीं है और वो उसको काम में ले रहा है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो ये है कि तो इस तरीके से हम किस तरीके जो इनकम को किसको आर्थिक में माने, किसी को आर्थिक में नहीं माना जाए, कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो इसका सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। उपेक्षित बाजार सौदे, यानी कुछ बाजार में सौदे जब तक बाजार में नहीं होगा सौदा उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। अंतिम तथा मध्यवर्ती उत्पादन की समस्या, देखिए राष्ट्रीय आय में परिभाषित किया गया है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। कि अंतिम वस्तुएं, अब ये कैसे पता लगाएं कि हम ये वस्तुएं अंतिम है। जैसे मान लीजिए ब्रेड है, अब दुकानदार से ली और अगर सीधा लाकर हम घरेलू क्षेत्र में लाकर उपभोग करते हैं तो वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। अगर कोई ब्रेड पकोड़े बनाने वाला है वो उसको ले जाता है ब्रेड को और ले जाके पकोड़े बना के उसको बेचता है, तो पकोड़े ब्रेड पकोड़े तो है अंतिम वस्तु, और वो जो ब्रेड है वो होगी उसकी मध्यवर्ती वस्तु। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि वस्तु अंतिम वस्तु है होगी या मध्यवर्ती, तो इसका अनुमान लगाना हमारे पास कठिन होता है। वस्तुएं सेवाओं का आंकलित मूल्य, यानी वस्तुओं सेवाओं का सही मूल्यों का अनुमान लगाना। जैसे किसी क्षेत्र में गणना की गई है, अब कहीं पे मान लीजिए गेहूं की फसल है, एक क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पर गणना कर रहे हो, उस टाइम पे उसका भाव अलग चल रहा है, दूसरे क्षेत्र में गए जब तक भाव अलग चेंज हो गया,
तो इसका सही मूल्यों का आकलन करना भी आसान नहीं है। अवशिष्ट माल सूची में परिवर्तन व समायोजन, जैसे एक वित्त वर्ष में कुछ माल बच गया तो उसको दूसरे वित्त वर्ष में पहुंचाना, तो परिवर्तन उसको समायोजन अगर ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो उसका अनुमान लगाना कठिन होता है। मूल्य ह्रास की गणना करने में कठिनाइयाँ, कि मूल्य ह्रास जो टूट फूट है उसकी घिसावट की उसकी गणना करना कठिन कार्य है, जिससे भी सही से राष्ट्रीय आय का अनुमान हम नहीं लगा सकते। विदेशी फर्मों की आय, जैसे विदेशी फर्मों की से कितनी इनकम हुई वो भी सही आंकड़े नहीं दे पाती। सरकार द्वारा उपलब्ध सेवाओं के मूल्य निर्धारण में कठिनाई, कि सरकार कोई जैसे आर्थिक सहायता के रूप में कुछ ऐसी फैसिलिटी देती है, कहीं जगह रोड बनवा देती है, उससे जो काम ले रहे हैं तो उसके कितना उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिला तो उसका आकलन करना हमें कठिन लगता है। तो ये थी कुछ सैद्धांतिक कठिनाइयाँ। अब कुछ है सांख्यिक कठिनाइयाँ, जैसे पारिभाषिक कठिनाइयाँ, कि परिभाषित करना वही कि आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया के रूप में वस्तुओं को परिभाषित करना, ये भी कठिन है। मापने की रीति एवं दृष्टिकोण, किस रीति से अपनाएं, किस दृष्टिकोण से अपनाएं, कौन सी रीति इसके अंदर ली जाए, तो इससे कठिनाइयाँ पैदा होती है। गैर मौद्रिक लेन देन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या अर्धविकसित क्षेत्रों में क्या होता है, आपस में वस्तुएं सेवाओं का आपस में लेन देन कर लेते हैं, और जब तक वो बाजार में नहीं आती तब तक वो क्या कहलाएगी कि हमारे पास वो मूल्य उसमें शामिल नहीं होगी, आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होगी, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ पाते। अशिक्षा एवं अंधविश्वास, कई होता है अशिक्षित, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक अशिक्षित है तो वो हिसाब किताब लगाना उनके लिए संभव नहीं है। कुछ ऐसे कि तो हम बता देंगे, पूरा हिसाब दे देंगे, पता नहीं कि हमारे तो खेत में कम होना लग जाएगा अनाज, तो इस तरीके के अंधविश्वास है कि जिसे पूरा अनुमान लगाना। सरकारी व्यय व करारोपण, की सरकार द्वारा खर्चा, कोई कहे कि हम ज़्यादा बता देंगे, फसल पता नहीं, सरकार टैक्स नहीं लगाते, तो इस तरीके से उसके कारण भी इसका अनुमान सही नहीं लगा पाते। मूल्य स्तर में परिवर्तन, कि वस्तुओं के मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। जिस दिन हमने गणना लगाई उसका आकलन किया, जब मूल्य अलग चल रहा था, उसके बाद मान लीजिए बढ़ गया या गिर गया, तो राष्ट्रीय आय का स्तर में परिवर्तन हो सकता है। अर्थव्यवस्था में गैर मौद्रिक क्षेत्र की प्रधानता, की ज़्यादातर क्षेत्र गैर मौद्रिक लेन देन करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। फिर हमारे पास आता है दोहरी गणना की संभावना। जैसे आपको बताया अभी कि राष्ट्रीय आय का जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान लगाने के अंदर राष्ट्रीय आय के अंदर क्या करेंगे, दोहरी गणना। जैसे ब्रेड का आपको एग्जाम्पल दिया, ब्रेड का एग्जाम्पल, उधर से ब्रेड अंतिम वस्तु मान ली और उधर से उसने आकर ब्रेड पकोड़े बना के बेच दिया, तो ब्रेड पकोड़े तो उसकी 2 बार काउंटिंग हो जाती है, तो दोहरी गणना की संभावना भी बनी रहती है। अब हमारे पास आता है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अथवा आर्थिक कल्याण का संबंध, कि राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य एवं शुद्ध प्रभाव से है जिसका कि किसी अर्थव्यवस्था के नागरिक एक वर्ष में उत्पादित करते हैं। राष्ट्रीय आय का माप एक मात्रात्मक माप है, ये गुणात्मक माप नहीं है, जबकि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे किसी न किसी राष्ट्रीय आय में मुद्रा से संबंधित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अर्थात आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, कि समृद्धि का सूचक, यानी किसी देश की राष्ट्रीय आय का स्तर अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या माना जाता है कि वो समृद्ध है, देश अच्छा विकास करेगा। राष्ट्रीय आय एवं व्यय का ढंग, कि व्यय किस प्रकार से किया जाता है, यानी व्यय कैसी वस्तुओं पर किया जाता है, कभी एक विलासिता वस्तु है या आवश्यकता वस्तु है, या किस तरीके की वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। अगर आवश्यकता वस्तुओं पर कल्याण बढ़ेगा इससे। रोजगार व विकास, ये आय तो बढ़ रही है पर ये भी देखना पड़ेगा कि साथ साथ रोजगार और विकास की संभावना है या नहीं, रोजगार विकास बढ़ रहा है या नहीं, रोजगार भी बढ़ रहा है और विकास भी हो रहा है, तो इसका मतलब आर्थिक कल्याण हो रहा है। राष्ट्रीय आय तथा उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता, कि राष्ट्रीय आय तो बढ़ रहा है पर पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी, तोप गोले बारूद, ये सब उत्पादन बढ़ रहा हो और उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ रहा हो तो आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। साथ में ये कि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा हो और अच्छा सबको उपलब्धता हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। काम की परिस्थिति और काम के घंटे का प्रभाव, यह है कि ये कहें कि इस व्यक्ति की आय तो बढ़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, पर उसके साथ साथ उस आर्थिक मतलब काम किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, काम कितने घंटे किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि श्रमिक 8 घंटे की जगह 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम कर रहा है,
तो ये आर्थिक कल्याण को बढ़ावा नहीं कह सकते। कि उचित परिस्थितियाँ और उचित टाइम से काम करे तो ही आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मान सकते हैं। आय के वितरण का प्रभाव, आय का वितरण अगर समान होगा तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, आय का वितरण असमान होगा तो आर्थिक कल्याण घटेगा। फिर है पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए ये देखा जाता है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है पर पर्यावरण प्रदूषित तो नहीं हो रहा, पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इससे भी हमें इस पर निर्भर करता है कि आर्थिक कल्याण बढ़ेगा या नहीं। राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन का प्रभाव या जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, कि जनसंख्या राष्ट्रीय आय बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से अनुपात में जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वृद्धि संभव नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के स्रोत कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, ये सब हमने देखा राष्ट्रीय आय में कि राष्ट्रीय आय का कौन कौन से क्षेत्र है, उत्पादन कौन कौन सी गणना की विधियाँ है,